भाषा पत्रकारिता की हो या आपके जीवन की हो, वो इस बात का निर्णय उसी से होता है कि आपको तुरंत लोग पहचान सकते हैं, जान सकते हैं आपसे 2 मिनट की बातचीत के बाद कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, शालीन व्यक्ति हैं, संयत व्यक्ति हैं या नहीं हैं। और ये आपके बोलने में, लिखने में, हर काम में दिखाई देता है। इसको आप छिपा नहीं सकते। आपकी जो भाषा है वो एक तरह से आपका पूरा पूरा सर्टिफिकेट है जो आप साथ लेकर चलते हैं अपने हमेशा। आपके 2 वाक्य बोले हुए सुनकर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल अंदाजा लगा सकता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो इसलिए कठिन दौर में जो पत्रकारिता की भाषा की बात करने के बारे में मैंने सोचा, उसकी वजह ये है कि जब मैं 25 साल पहले अपना करियर शुरू कर रहा था तो 2 तरह के लोग होते थे पत्रकारिता में। ये जो गौतम जी के मैं उस पे व्हाट्सएप पे देख रहा था कि ये राम बहादुर राय के साथ इनकी एक तस्वीर है, और राय साहब जैसे लोग भी हैं पत्रकारिता में, जो कि जिन्होंने हमें बहुत सिखाया, जो हमारे गौतम जी के भी गुरु होंगे और मेरे भी गुरु रहे हैं। जनसत्ता के दिनों में मैं उनके दफ्तर में अक्सर उनसे मिलने, कुछ सीखने जाता था। तो उस दौर में हम आईएमसी में पढ़ने गए तो एक बुनियादी बहस चल रही थी पत्रकारिता में कि पत्रकारिता क्या है। कुछ लोग कह रहे थे कि पत्रकारिता मिशन है। ऐसे लोग थे और तब थे और काम कर रहे थे जिनका ये मानना था कि पत्रकारिता एक मिशन है, और कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि ये मिशन नहीं, ये प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशनली करना चाहिए। वो दौर था जब प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म की बातें शुरू हुई थी। तो जो ओल्ड स्कूल था, जो पुराने लोग थे, वो कहते थे कि देखो नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन ये व्यवसाय या पेशा नहीं है, ये एक तरह का मिशन है जिसमें आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप लोगों तक पहुंचते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनको जागरूक बनाते हैं। तो ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और साथ में इससे आपका घर चलता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये घर चलाने की हर किसी नौकरी जैसी नौकरी नहीं है, ये उससे अलग है। ये सिखाने वाले लोग थे। और दूसरी तरफ लोग थे, वो ये कहते थे कि ये मिशन की बात जो है, ये आज़ादी की लड़ाई के समय पत्रकारिता जब लोग कर रहे थे तो वो मिशन था। जो गांधी जी जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, और बहुत सारे लोग असल में बाल गंगाधर तिलक केसरी के जरिए जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, ये सब लोगों का कहना था कि ये उसी की, आ जाओ बेटा कोई बात नहीं, उसको बिठा ले। मिशन और प्रोफेशन वाली बहस तब जिंदा थी, ये बहस उस दौर में हो रही थी। ये बहस अब एक तरह से खत्म हो गई है। तो पत्रकारिता की जो बुनियादी जरूरत है उसके बारे में अब एक तरह से ये मान लिया गया है कि वो एक प्रोफेशन है। लेकिन क्या वो प्रोफेशन वैसा ही है जैसे बाकी दूसरे प्रोफेशन है? मेरे ख्याल से अब भी वो अ, जैसा दिखने लगा है, उसको देख के आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये कैसी किताबी बातें कर रहे हैं। लेकिन असल में ये है कि अब मिशन वर्सेस प्रोफेशन की बहस खत्म हो गई है। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि आप सार्थक पत्रकारिता तभी कर पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि आप अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी को आप मिशन माने न माने आपकी मर्जी, लेकिन वो मिशन तो है कि आपको अपनी बात, अपना अपनी जानकारी, अपनी सूचना एक सही ढंग से अपने हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने की है। तो अब आज की पत्रकारिता के बारे में ज्यादा समय मेरा ख्याल है कि नहीं खर्च करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि अ, क्या पत्रकारिता की भाषा कैसी हो, ये विषय जो हमने तय किया है वो इस बात पर निर्भर करता है किसी भी काम का कि उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे ही आप अपने उद्देश्य को परिभाषित कर लेंगे, उसको डिफाइन कर लेंगे, फिर आप तय कर पाएंगे। जैसे
समाचार अगर आप लिख रहे हैं तो उसकी भाषा अलग होगी, अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो उसकी भाषा अलग होगी, अगर आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी भाषा अलग होगी, लेकिन वो इस बात से ही तय होगी कि आपका मकसद क्या है। तो ये गांधी जी की पाठशाला है और गांधी जी की पाठशाला में गांधी जी की बात किए बगैर आप अ, कैसे रह सकते हैं? और मेरे ख्याल से आप लोगों की नज़र में बड़ा पत्रकार कौन है कहना मुश्किल है। मेरी नज़र में बड़ा पत्रकार, आप कैसे तय करेंगे कि कौन बड़ा पत्रकार है? बड़ा पत्रकार मेरे हिसाब से गांधी से बड़ा पत्रकार कौन हुआ? गांधी से बड़ा पत्रकार इस पूरी दुनिया में मेरी नज़र में कोई नहीं है, क्योंकि गांधी जिस तरह से इस मायने में नहीं कि वो कई पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे, वो हरिजन निकाल रहे थे, वो यंग इंडिया निकाल रहे थे, और भी बहुत सारे उनके लिखना पढ़ना उनका इस तरह का था कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप सारा गांधी वाङ्मय देखें तो अंदाजन वो 15,000 शब्द कम से कम रोज लिखा करते थे। आप लोगों को में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि गांधी जी दोनों हाथों से लिखते थे, और उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी अंग्रेज वायसराय को, और उन्होंने लिखा कि मैं माफी चाहता हूँ, आज मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूँ क्योंकि दाहिने हाथ को थोड़ा आराम दे रहा हूँ। तो ये जो गांधी जी की बात इसलिए करना जरूरी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि गांधी जी बतौर पत्रकार, बतौर एक नेता, उनकी भाषा कैसी थी, और वो आपको बहुत रास्ता दिखाएगी इस बात को समझने में कि पत्रकारिता की भाषा कैसी होनी चाहिए। वो मैं धीरे धीरे आपको बताना शुरू करता हूँ। आप सबसे पहले ये समझें कि गांधी का जो सम्मान है उसमें गांधी की भाषा की क्या भूमिका है। गांधी से सम्मानित व्यक्ति पिछली सदी में इस पूरे पृथ्वी लोक पर मेरे ख्याल से कोई नहीं रहा है। गांधी से ज्यादा सम्मान किसी का आज भी, मतलब अगर आप दुनिया के इतिहास में अगर कभी भी कोई दो चार नाम लेंगे बहुत सम्मानित लोगों का, तो उसमें गांधी का नाम आता है। लेकिन गांधी का नाम क्यों आता है, और उस नाम उसमें उनकी भाषा की क्या भूमिका है? तो गांधी को हम किस तरह जानते हैं कि गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। यही स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता है। अब आप ये देखिए कि पत्रकारिता की भाषा में सत्य का क्या मतलब है और वो कितना कितना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि गांधी की भाषा और पत्रकारिता की भाषा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, वो सत्य की भाषा है। सत्य की भाषा का क्या मतलब है? सत्य की भाषा का मतलब यह है कि उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच होना चाहिए। गांधी की भाषा में एक तरह की न्यायप्रियता है, एक तरह की करुणा है, और वो समझने की जरूरत है कि हम पत्रकारिता में निष्पक्षता की बात अक्सर करते हैं, और मैं उस पर भी छात्रों से बात करता हूं। लेकिन आप अच्छे पत्रकार हैं तो आपकी भाषा में निष्पक्षता होगी, लेकिन आप कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं अगर एक पीड़ित व्यक्ति है और आप देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है उसको तकलीफ पहुंचा रहा है, हिंसा का मामला है। आप बलात्कार के मामले में कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं? तो आप उसको उसमें एक करुणा का एलिमेंट, एक दूसरे के दुख को समझने का एलिमेंट, वो भी गांधी की भाषा में है। लेकिन वो सत्य के साथ क्या है? अहिंसा है। वो उग्र नहीं है, वो आक्रामक नहीं है, वो चीखता नहीं है, वो चिल्लाता नहीं है, वो गालियां नहीं देता, वो अनर्गल आरोप नहीं लगाता। गांधी ने कभी भी जिन अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ रहे थे, उन अंग्रेजों के खिलाफ भी कभी भी ऐसी कोई बात न लिखी, न बोली, न कही जिसको आप भाषा की हिंसा कह सकते हो। उनकी भाषा भी पूरी तरह से अहिंसक है। लेकिन क्या वो दमदार नहीं है? हम लोगों ने आज जो टीवी देखकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसको देखकर हमने ये मानना शुरू किया है कि आप जोर से बोलेंगे, चीख कर बोलेंगे, उसमें बहुत सारे विशेषण लगाकर बोलेंगे तो आपकी
बात दमदार मानी जाएगी। अगर आप शांत, संयत, सहज तरीके से अपनी बात कहेंगे तो उसको दमदार नहीं माना जाएगा। गांधी को कभी आप सुनिए कि गांधी कैसे वक्ता थे, गांधी कैसे बोलते थे, और गांधी वैसे ही लिखते भी थे। और कौन कौन ये मानेगा, आप पता नहीं, आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गांधी असरदार नहीं थे, क्या गांधी की भाषा में ताकत नहीं थी। लेकिन वो ताकत सत्य की थी, वो ताकत निष्पक्षता की थी, वो ताकत न्यायप्रियता की थी, वो ताकत करुणा की थी। गांधी की भाषा में जो चीज है वो सबसे अहम चीज है। वो जब आप सत्य की बात करते हैं तो आप सबसे पहली जो उसकी शर्त है वो यही है कि बहुत देर तक आप शब्दों का जाल बुन नहीं सकते, बहुत देर तक आप चीख चिल्ला नहीं सकते। एक समय के बाद जो पत्रकारिता की पूंजी है, जो बुनियाद है, वो विश्वसनीयता है, वो साख है। थोड़ी देर के बाद वो कलई खुल जाती है, ये पत्रकारिता हो रही है या अभिनय हो रहा है। तो अभी जो हम टेलीविजन पे देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से उस पे वो विषय नहीं है हमारा, वो अभिनय है और वो मंच की भाषा है, वो पत्रकारिता की भाषा नहीं है जिसमें कि आप अधिक से अधिक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है पत्रकारिता का, जनसंवाद, लोगों से बात करना, उनकी तकलीफों को समझना और फिर उनको काम की बात बताना, जानकारी देना, सूचना देना और मुद्दों को समझाना, ये उद्देश्य है पत्रकारिता का। तो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसके मतलब अगर अब ये कुछ कक्षा जैसा माहौल लगने लगेगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन उसके तीन तीन सूत्र हैं कि वो सहज हो, सरल हो और उसके साथ साथ संतुलित हो। तो अगर आप ये तीन बातें नोट कर लें कि अच्छी भाषा वही है जो सरल हो, सहज हो और संतुलित हो। ये एक बहुत मोटा फॉर्मूला है, तीन शब्द हैं स वाले, सरल, सहज और संतुलित। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। सहज शब्द वो हैं जिनमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आपको बात समझ में आ रही है। ये सहज है कि मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं और सारी बात आपको समझ में आ रही है। ये सहजता जो है, इसका मतलब क्या है कि सहजता वो है जो उसमें की बनावट नहीं है, ऊपर से कुछ परत नहीं चढ़ाई गई है किसी चमकीली चीज की, जिसको कि अगर थोड़ा सा मुश्किल शब्द का इस्तेमाल, जिसमें कि शब्दों का आडंबर नहीं है, शब्दों में ढोंग नहीं है, शब्द जो हैं वो नकली नहीं है, उनका अर्थ वही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आप तक वैसे ही पहुंचेगा जैसे मैं कह रहा हूं। तो ये है सहजता। इसी तरह से सरलता भी है एक बहुत जरूरी चीज, कि आप बहुत पेचीदा वाक्य न लिखें, आप बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि भाषा उसकी अच्छी होती है जिसको पढ़ते समय आदमी को मजबूर होकर डिक्शनरी निकालनी पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। कम से कम जनसंवाद के मामले में, पत्रकारिता के मामले में, जहां आप चाहते हैं, आपका मकसद ही है कि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आप क्यों 20 लोगों को, 15 लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, और लाखों करोड़ों लोगों को छोड़ देना चाहते हैं, जो कि आपके ऐसा करते ही अलग हो जाएंगे। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी बार बार डिक्शनरी देखने में, ये चाहे हिंदी का मामला हो चाहे अंग्रेजी का मामला हो। तो सरल, सहज और संतुलित। संतुलित में बहुत सारी छोटी छोटी बारीक बातें हैं कि आप एक व्यक्ति को किस आदर के भाव से उसके साथ व्यवहार करते हैं और दूसरे व्यक्ति से नहीं करते हैं, या सबसे वैसा ही करते हैं। ये बहुत अहम बात है कि आप अपने पसंदीदा
नेता के नाम के आगे श्री और जी लगाएं और जो आपको पसंद नहीं है उसके नाम के आगे न लगाएं। बस इतनी छोटी सी बात से ये बहुत साफ हो जाता है कि आपकी भाषा संतुलित नहीं है। बाकी तो बड़ी बड़ी बातें, कितने तरह की कितनी बातें लोग कर रहे हैं आजकल लिखने में और बोलने में और टीवी पर, वो तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि कितना असंतुलन है भाषा में। तो भाषा का संतुलन यही है कि आप जो भी बात कर रहे हो, चाहे वो किसी के बारे में कर रहे हो, आपका टोन, आपका शब्दों का इस्तेमाल एक ही जैसा होना चाहिए सबके लिए, तभी आप संतुलित और निष्पक्ष माने जाएंगे। जरा सा अगर आपने ऐसा किया कि एक व्यक्ति के नाम के बाद जी लगाया और दूसरे के नाम के आगे नहीं लगाया, लोग ये आसानी से समझ सकते हैं कि आप एक व्यक्ति का अतिरिक्त सम्मान करते हैं और दूसरे व्यक्ति को आप या तो उसका सम्मान नहीं करते या कम से कम दो में से एक का आप अतिरिक्त सम्मान कर रहे हैं, और इस तरह से आपकी भाषा का संतुलन इतनी छोटी सी चीज से चला जाता है। तो बड़ी बड़ी बातें तो करना जो है वो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप देखेंगे कि लोगों का पूरा टोन ही बदल जाता है जब एक दूसरे व्यक्ति की बात होती है, और उनका पूरा टोन बदल जाता है जब किसी और व्यक्ति की बात होती है जिसको वो नापसंद करते हैं। अब भाषा की सहजता, सरलता और संतुलन के बाद एक बहुत भाषा का जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपकी भाषा को बिगाड़ता है और जिसने हिंदी को बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, वो है विशेषणों का अनावश्यक प्रयोग। 3 लोगों के मरने पर अगर आप भीषण दुर्घटना लिखेंगे तो जब 30 मरेंगे उस दिन क्या लिखेंगे? अगर आप हर बात को जोरदार और विशेष और खास और इस तरह के विशेषणों से, हर हार फुटबॉल मैच में 1 गोल से हारने वाली टीम को करारी हार लिखेंगे, तो जब 10 गोल से कोई टीम हारेगी तो क्या लिखेंगे उस दिन? तो अपने विशेषण बचा के रखिए, उनका सही इस्तेमाल करिए। आपका ये पत्रकारिता की भाषा में आज जो सबसे हिंदी की सबसे बड़ी दुर्गति पत्रकारिता की भाषा में हुई है, वो है विशेषणों का बेमतलब का इस्तेमाल। जैसे कि अब मैं सबसे पहले, कोई भी आदमी बोलना शुरू करता है कि यहाँ तमाम लोग हैं। तमाम का मतलब होता है सभी। किसी भी जगह पर सभी लोग कभी नहीं हो सकते। शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से जानकर उनका इस्तेमाल करिए, शब्दों का सम्मान करिए, शब्दों की इज्जत करिए। और शब्दों से आपको ज्यादातर लोग ये बताएंगे कि शब्दों से खेलना चाहिए, शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जान समझकर। अब बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल अनावश्यक या गलत ढंग से होता है, जैसे कि मैंने आपको ये तमाम का उदाहरण दिया। उसके अलावा आपको समझने की जरूरत है कि दिलचस्प होना बहुत अच्छी बात है, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो दिलचस्प हो, लेकिन दिलचस्प होने के साथ साथ उसका सही होना बहुत जरूरी है। हमेशा दिलचस्प होने की कोशिश में आप गलत नहीं हो सकते। तो सरलता, सहजता, संतुलन, विशेषणों का संभल के इस्तेमाल, दिलचस्प होने की कोशिश में भाषा की जो गरिमा है उसको छोड़ना, या उसकी जो अर्थपूर्णता है, सार्थकता है, उसको त्यागना, ये सब, इन सब से बचना चाहिए। अच्छी भाषा वो है जो लोगों तक आपकी बात पहुंचाए, बस इतना ही है। वो माध्यम है बात कहने का। आपकी बात में वजन होना चाहिए। अगर आपकी बात में वजन है तो आपको उसको किसी और तरह से सजाने संवारने की कम से कम जरूरत होती है। और इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। इस हिसाब से अगर आपको लोग जज करते हैं, आपके बारे में राय बनाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका व्याकरण दुरुस्त हो, आपकी वर्तनी दुरुस्त हो, और आप पढ़ते हो पर्याप्त। पढ़ना बहुत जरूरी है।
बिना पढ़े आप अच्छी भाषा न तो लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं। इस समय इस पीढ़ी का सबसे बड़ा संकट ये है कि ऑडियो विजुअल मीडियम के आने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से और टीवी की वजह से लोगों का पढ़ना दिन ब दिन बहुत कम होता गया है, और न पढ़ने के ही परिणाम होते हैं कि बहुत सारे लोग अ, बहुत सारे शब्दों को गलत लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको लिखा हुआ देखा नहीं है, कहीं सुना भर है। और सुन के, जैसे मुझे देखा मैंने लोगों को कि वो टिप्पणी लिख रहे हैं और अड़ से लिख रहे हैं, क्योंकि उनको कान में टिप्पणी सुनाई देता है, तो वो वैसे ही लिख के ले आते हैं मेरे पास, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी कैसे लिखी जाती है ये प्रिंटेड वर्ड्स में नहीं पढ़ा है। न पढ़ने से आपके अच्छा न लिख पाने का सीधा संबंध है। आप पढ़ेंगे तभी आप, मतलब अगर आप हजारों शब्द पढ़ेंगे तो आप दो दो करीने के वाक्य लिख पाएंगे। नहीं तो दिक्कत यही होगी कि आपके कानों में रात दिन जो कर्कश आवाज जा रही है ऑडियो विजुअल मीडियम के जरिए, आप उसी तरह से बोलने लगेंगे, उसी तरह से लिखने लगेंगे, जो कि पत्रकारिता के छात्र के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं होगा। भाषा की समझ जो है वो धीरे धीरे आती है, समय के साथ आती है। उसके लिए आप पढ़ें और बहुत ध्यान से पढ़ें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जो दो चार पांच लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, वही सबसे सार्थक बात कर रहे हैं, ऐसे भ्रम में न पड़ें। और जो इस बात का ध्यान रखें कि आप आसान भाषा में, जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी इस चर्चा में आने से पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, तो बहुत एक मजेदार चुटकुला मुझे कहीं पढ़ने को मिला कि दो अंग्रेज भारत आए थे और वो हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो अच्छी हिंदी बोलने के लिए उनको बहुत सिखाया गया था कि भारत जा रहे हैं तो वो हिंदी बोलनी सीख लें। तो जब वो खाना खाने बैठे, तो जो उनको खाना खिला रहा था सेवक, उसने उनके सामने थाली रखी, तो उन्होंने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि ये थाली है कि तश्तरी है। और इस पर दोनों अंग्रेजों में बहुत बहस हो रही थी कि इसको थाली कहा जाए कि इसको तश्तरी कहा जाए। तो जो उनको खाना खिला रहा था उसने कहा कि हुजूर, हम लोग तो इसको प्लेट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आम आम चलन में चीज, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप थाली लिखें कि तश्तरी लिखें कि प्लेट लिखें। बात उस प्लेट में क्या है, उस प्लेट में आप क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे, वो सबसे अहम बात है। चाहे आप उसको थाली कहें, चाहे तश्तरी कहें, चाहे प्लेट कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को समझें कि आपका कंटेंट क्या है, आपके पास माल क्या है, बात क्या है। और उस बात को लोगों तक पहुंचाने की, अगर आर्थिक मामला है तो उसकी भाषा अलग होगी, अगर राजनीतिक मामला है तो उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी, अगर खेल का मामला है तो उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी। तो आपको ये समझना है कि अ, तय करें कि आपका मकसद क्या है। तीन ही तरह के मकसद हो सकते हैं पत्रकारिता में। या तो आप सूचना देंगे, इन्फॉर्म करेंगे, या लोगों को एजुकेट करेंगे, किसी चीज के बारे में समझाएंगे, या फिर एंटरटेन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जर्नलिज्म में यू एजुकेट, यू एंटरटेन और यू इन्फॉर्म, यही तीन काम करते हैं आप। तो इन तीनों कामों में करने में जो सबसे जरूरी बता पाए, अगर आप फुटबॉल, मैराडोना कैसा फुटबॉल खेलते थे, इसके लिए आपको, आपके पास शब्द होने चाहिए, आपके पास वाक्य होने चाहिए, आपके, ताकि जो जिसने मैराडोना को कभी खेलते हुए, एक गुलथुले बदन वाला मोटा भारी आदमी,
किस साथ मैदान के इस कोने से उस कोने में दौड़ता था, कैसे जाता था, ये करने के लिए आपको जानना पड़ेगा। ये बिना जाने आप नहीं बता पाएंगे। तो अब पत्रकारिता की भाषा या जीवन की भाषा में एक बहुत, जो अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि हमारी जो पूरी भाषा है, हमारा जो व्याकरण है, हमारे सारे मुहावरे हैं, इसमें गांव है, इसमें खेती है, इसमें खान पान है, इसमें आपका कपड़ा लत्ता है, इसमें जीवन का सब कुछ है जिससे मिल के भाषा बनती है। अब अगर कोई कहे कि सूप बोले तो बोले छलनी जिसमें 56 छेद, अगर आप कोई ये मुहावरा लिखेगा हिंदी में, तो जिसने छलनी नहीं देखी, अगर आप किचन में नहीं जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि किस चीज की बात हो रही है। अगर आपने नहीं देखा है कि धान में से चावल कैसे निकलता है, तो आप बीनना क्या होता है और फटकना क्या होता है और पसारना क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं, और ये चीजें आपकी वर्तनी में नहीं है, क्योंकि आपने जीवन से जो आपका जुड़ाव है वही आपको भाषा देता है और भाषा को इस्तेमाल करने की तमीज सिखाता है। जीवन से आप जितना कम जुड़ेंगे, अब कुत्तों के बारे में आप कितना जानते हैं, गाय के बारे में आप कितना जानते हैं, तरह तरह के खाने की चीजों के बारे में आप कितना जानते हैं कि क्या तला हुआ क्या है, भुना हुआ क्या है, उबाला हुआ क्या है, जो भाप में पकाया गया है उसको क्या कहते हैं। ये जितनी आपकी जानकारी होगी उतनी समृद्ध आपकी भाषा होगी। आपकी भाषा हवा में नहीं है, आपकी भाषा आपकी जानकारी से बनती है। अगर आप जीवन के जो सैकड़ों स्ट्रैंड्स हैं, जो सैकड़ों धाराएं हैं जीवन की, उन धाराओं में आपकी दिलचस्पी नहीं है, उनको अगर आप ठीक से नहीं जानते, उनको आप ठीक से नहीं समझते, तो आप 200-400 शब्दों से काम आप टीवी में देखते हैं कि उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और नकाबपोश आ गए अ, और मंच पर उन्होंने जलवा बिखेरा। मैं ऐसे 200 शब्दों की लिस्ट बना सकता हूं, और उस लिस्ट को बनाने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मुश्किल से 5 लोग भी नहीं मिलेंगे आपको पूरी मीडिया इंडस्ट्री में जो 2 वाक्य लिख पाए, अगर वो शब्द निकाल दिए जाएं तो। क्योंकि आप एक एक तरह के घेरे में, दायरे में फंस गए हैं और उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि उन 200-400 शब्दों से ज्यादा उसके बाहर आपकी दुनिया ही नहीं है। तो जितनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, जितना बड़ा आपका जीवन होगा, जितना आप अनुभव जुटाएंगे पढ़कर और देखकर, समझकर, तब जाकर आप अपनी बात को एक सार्थक तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। वरना जो आपकी भाषा होगी वो वैसी ही सुनाई देगी या पढ़ने में वैसी ही लगेगी जैसे हर राह चलता आदमी बोल रहा है, हर राह चलता आदमी लिख रहा है। उससे बेहतर होनी चाहिए आपकी भाषा, क्योंकि आप कम्युनिकेटर हैं, आपका काम जनसंवाद है। तो उस भाषा को बेहतर बनाने के लिए आपको गांधी जी से सीखना चाहिए कि आप सरल हो, सहज हो, संयत हो, संतुलित हो, व्याकरण ठीक हो, आपकी वर्तनी ठीक हो, और जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हो, उसका पूरा ज्ञान हो आपको, ताकि आप गलतियां न करें। और जैसे ही आप भाषा की गलती करेंगे वैसे ही आपकी विश्वसनीयता चली जाती है। जैसे ही आप किसी शब्द का गलत उच्चारण करते हैं या गलत स्पेलिंग लिखते हैं, कोई भी ये कह सकता है कि इस आदमी को, अरे इसको तो ये लिखना नहीं आता, ये क्या लिखेगा, वहीं से बात ही खत्म हो जाती है। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही हो लेकिन उसमें 2 गलतियां हो भाषा की, तो वो आपके पूरे के पूरे जो आपका सम्मान हो सकता था एक अच्छे पत्रकार के तौर पर, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए खूब पढ़ें और और जीवन से
पूरी तरह से जुड़ें, मोबाइल फोन को बीच बीच में बंद कर दें, लोगों से बात करें, तरह तरह के लोगों से बात करें, गांव के लोगों से बात करें, शहर के लोगों से बात करें, ऐसे लोगों से बात करें जो आपके अनुभवों को समृद्ध बनाए, ताकि अलग अलग स्थितियों के लिए आप अलग अलग वाक्यों की रचना कर सकें खुद से, आप दूसरों के वाक्यों की कॉपी ना करें। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ज्यादातर लोग अनजाने में और ये जब अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते हैं तो अक्सर होता है कि कहते हैं कि सर पढ़ लिया, समझ में आ गया, लेकिन सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो ये जो है ना, आप जो कुछ भी बोलें अपने आप को गौर से सुने, और जो कुछ भी लिखें उसको गौर से पढ़ें कि जो आपने लिखा है वो आपका अपना है कि नहीं। और आप तब रियलाइज करेंगे कि इसमें मेरा अपना क्या है। तो जब तक आप अपने वाक्य खुद नहीं बनाने लगेंगे, अपने सेंटेंसेस खुद नहीं गढ़ने लगेंगे, तब तक आपको ये मानना चाहिए कि अभी आपको भाषा और पढ़ने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। तो अपने वाक्य बनाना एक बहुत गंभीर काम है, और ज्यादातर लोग या तो अंग्रेजी की उंगली पकड़कर वाक्य बनाते हैं। हिंदी में बहुत सारे लोग इतनी सारी अंग्रेजी की वजह से इतनी बनावट आ गई है हिंदी में, अंग्रेजी के दबाव में, कि हिंदी में निर्णय किया जाता है। छोटा सा उदाहरण है ना, कि आप ये निर्णय करते हैं कि आपको क्या करना है। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अंग्रेजी की वजह से ये लिख रहे हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ही हैज टेकन अ डिसीजन का ये अनुवाद है। तो टेक का मतलब लिया। इतने खराब लेवल पे हमारी हिंदी पहुंची है। हर दूसरा वाक्य हमारा ऐसा होता है, जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसमें से अनुवाद की बदबू आती है, या अंग्रेजी की वजह से बिगड़ गया है उसका कुछ संतुलन। हिंदी पढ़िए, हिंदी की अच्छी किताबें पढ़िए। हिंदी अभी अभी इस वक्त मैं दोबारा से सिर्फ अपनी खुशी के लिए हिंदी का व्याकरण शुरू से पढ़ रहा हूँ, संधि, समास, विभक्ति, सब कुछ दोबारा से ही। इसलिए इसलिए कि उसमें आनंद है। वो आप समझेंगे कि इस शब्द को ऐसे क्यों बोलते हैं, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे न लिख के ऐसे क्यों लिखते हैं। जैसे एक पूरा एकदम साधारण सी बात है कि मुझे मुझे कोई ये बता सकता है, कोई भी, कि अगर आप भूकंप को आधा म से लिखें कि बिंदु लगा के लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को भूकंप ही पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि क के ऊपर जो लगी बिंदी है उसको मैं म क्यों पढ़ रहा हूं, न क्यों नहीं पढ़ रहा, या कुछ और क्यों नहीं पढ़ रहा। अब इतना आसान है, इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि क ख ग घ के बाद वाला जो अंग है, अब अगर आप कंगाल लिखेंगे किसी को, तो क के ऊपर जो बिंदी लगी है उसका उसका मतलब कनगाल नहीं है, कमगाल नहीं है, वो कंगाल है, वो अंग है, वो आधा आधा अंग है, क्योंकि उसके बाद जो साउंड है वो ग है। तो आप अगर गंगा लिखेंगे तो वो आधा अंग है, लेकिन जब गंदा लिखेंगे तो वो आधा अंग नहीं है, ग अंदा नहीं है, वो गंदा है, आधा न है। क्यों? क्योंकि त थ द ध न होता है। तो इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें लोग नहीं जानते हैं कि हमको ये जो बिंदी लगी हुई है इसका क्या मतलब है, और ये ऐसे क्यों पड़ी। तो पढ़िए और इस बात को समझिए कि जो भी कामयाबी है, सफलता है, वो आपके काम का बाय प्रोडक्ट है। आप सफल होने के लिए कोई काम नहीं करते, आप अच्छा करने के लिए काम करते हैं, आप अपने आप सफल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि लोग कहते हैं कि हमें
सफल होना है। अगर आपने अच्छा काम किया है, मेहनत से काम किया है, तो आपका सफल होना तय है। लेकिन आपने सफल होने के लिए काम किया तो आपका सफल होना तय नहीं है, क्योंकि वो काम अच्छा है कि नहीं ये आपको भी नहीं मालूम। तो अच्छा काम करने की कोशिश करिए, अच्छी भाषा लिखने की कोशिश करिए, और अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को, अपने आप को समृद्ध बनाइए। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत देर बोल चुका, कोई 40 मिनट, तो अब मैं चुप हो जाता हूँ। बहुत 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 बकबक हो गई। अब बेहतर होगा कि अगर आपको कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप पूछ सकते उससे पहले सर कुछ बोले इस पर। सर आपको सुन के तो ये लगा कि हम और आपको सुने, और आपने क्या अनुस्वार विधि, पंचमाक्षर विधि और गांधी की बात करके तो एकदम दिल गदगद कर दिया। गांधी जी जेंडर के इस्तेमाल से बहुत बचते थे। जी जी जी। हाँ, वो मतलब कि इस तरह के शब्दों का हमेशा वो बचते थे कि जिसमें पुलिंग वो हो। हाँ, और अपने बड़ी अच्छी बात गांधी जी के बारे में बताई। गांधी जी 4 बजे 5 बजे उठ के पत्र लिख रहे हैं। मैंने पिछले साल एक गांधी पे प्रोजेक्ट किया, तो जी जी। उनका जो 100 वॉल्यूम जो है गांधी वाङ्मय, उसको मैंने पढ़ा, और पढ़ के लगा कि हम लोग मतलब कि भाषा को लेकर के अभी भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। नहीं, हम और बहुत बहुत इग्नोरेंट हैं, जिसको इग्नोरेंट कहते हैं ना। इग्नोरेंट मतलब ये कि हम भाषा की और का मर्म ही नहीं समझते। और जैसे आपने ये अनुस्वार विधि और पंचमाक्षर विधि का जो बताया, इसका तो लोग इस्तेमाल ही भूल गए हैं, और इसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, और ये तो बड़ा वो हो गया है। गांधी जी का एक किस्सा याद आ गया गौतम जी मुझे, अभी हाँ, कहीं पढ़ रहा था मैं, सुनाइए। और प्यारे लाल जी ने लिखा है। गांधी जी की बात हाँ होती है तो हाँ मैं गांधी जी के बारे में बहुत घंटों तक गप लड़ा सकता हूँ लोगों से। तो मजेदार बात यह है कि गांधी जी वर्धा में थे आश्रम में, और सुबह वो 4-5 बजे जब अंधेरा होता था तो वो उठ के चिट्ठियों के जवाब लिखना शुरू करते थे। जी हर जी जी। आदमी जो गांधी जी को चिट्ठी लिखता था, वो अक्सर ऐसी चिट्ठियां भी हैं, आपने भी देखी होंगी सुभाष जी, हाँ, जिसपे लिखा होता था महात्मा गांधी, और पता में लिखा होता जहां कहीं, जहाँ कहीं और पहुंच जाता था। और वो गांधी जी को पहुंच जाती थी। गांधी जी का पता था जहां कहीं भी हो, जहाँ कहीं। तो वो चिट्ठी घूम फिर के गांधी जी के पास पहुंच जाती थी, और हाँ ऐसी हर चिट्ठी का गांधी जी जवाब देते थे। और वो जवाब देने के लिए 4 बजे उठते थे, और वो उसी समय पढ़ते भी थे और लिखते भी थे। तो जो उनके निजी सचिव थे, उन्होंने लिखा है प्यारेलाल जी ने, कि मैं उठ के, प्यारेलाल जी ने या मेरे ख्याल से महादेव नारायण महादेव, महादेव, महादेव 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 देसाई ने, भाई। हाँ हाँ, तो महादेव भाई ने लिखा है कि मैं उठ के दिया जला देता था, और गांधी जी वो दिए की रोशनी में, और फिर मैं सोने चला जाता था, क्योंकि मैं 1 घंटे और सो लेता था। जब तक गांधी जी सुनो। लिख पढ़ रहे होते थे, तब तक उनको जरूरत नहीं पड़ती थी किसी और हाँ चीज की। तो मैंने देखा कि 1 घंटे बाद उठा तो अंधेरा था तब भी, और गांधी जी अपने बैठे हुए थे, और लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बापू आपने बताया नहीं, दिया बुझ गया, मैं दोबारा जला देता। तो गांधी ने कहा कि दिया तो पढ़ने के लिए चाहिए था, लिखने के लिए दिए की क्या जरूरत है। तो गांधी जी अंधेरे में बैठ के लिख रहे थे, और कहते लिखने के लिए दिया नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए दिया चाहिए। वो बिल्कुल। अक्सर ऐसे पत्र ही जो है गांधी कि जी हमारे लिए, 4 बजे शायद इन्हीं और कारणों से ही 5 बजे। गांधी जी हमारे लिए पूजनीय है। आप पूजनीय मत बनाइए गांधी जी को, कुछ गांधी नहीं जी मत को बताइए। समझिए। हाँ, बिल्कुल। ये पूजा वूजा वाला जो है ना, ये पूरा आइडिया जो है, वो गड़बड़ कर देता है सारा मामला। आप देखेंगे कि जितने कार्यक्रम होते हैं गांधी जी के बारे में, उनको उनको हर आदमी माला चढ़ा देता है, चाहे वो गांधी जी की कही हुई हर बात के उल्टा चल रहा हो, लेकिन वो फूल माला चढ़ाने के बाद वो कह देता है कि पूजनीय है, वंदनीय है। गांधी ने क्या कहा, क्या लिखा, क्या उस पे बोला, नहीं क्या ध्यान देते हैं दिखाया, लोग। उस पे कोई बात नहीं करता। उस पे बात करनी चाहिए, गांधी को समझना चाहिए।
पूजनीय कम बनाइए, अनुकरणीय ज्यादा बनाइए। और अनुकरण करना भी बड़ा कठिन काम है। मैं नहीं मानता हूँ कि मैं किसी तरह से अनुकरण कर सकता हूँ गांधी का। ये झूठ बात होगी कि अगर कहें कि अनुकरणीय, लेकिन कम से कम गांधी को आप समझ ही लेंगे तो आपको पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि जिन छात्रों के सवाल हों वो अपने माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ लें सर से। सर सर मेरा नाम अनुराग कुमार पड़ेगा जी। और मैं सौभाग्य से आपका दूसरा सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। जब बीबीसी का जो जर्नलिज्म हुए मेरी उससे पे आपसे सवाल पूछा था मैं कि संतुलन, तो आज मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन सर एक सवाल मैं पूछूंगा कि हमारी भाषा, खासकर मीडिया की जो भाषा है वो आक्रामक होती जा रही है। और आक्रामकता हमारे फैमिली में भी आ रहा है, हमारे बीच भी आ रहा है, और हम उसी को अपना लाइफ स्टाइल में जोड़ रहे हैं, दिनचर्या में जोड़ के उसी तरह हम भी किसी और से व्यवहार कर रहे हैं। मतलब हमारा एक जीवन का हिस्सा बन चुका है वो भाषा। बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पे सर हम जो देखते हैं वही सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रभावित करने वाला होता है और हम उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए अच्छी चीजें देखनी चाहिए। जी, तो सर मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ आपसे कि हम इन सभी चीजों से बच के और एक नया भाषा के आयाम तक कैसे पहुंचे ताकि हम गांधी को भी समझ सकें और इससे भी बचकर एक नागरिक दायित्व को निभाते हुए पत्रकारिता धर्म को बचाए रखें। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका कोई आसान उत्तर नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक निरंतर और सतत अभ्यास की चीज है जो आपको रोज करनी होगी और कई बार धारा के विपरीत भी करनी पड़ेगी। जो आप कर रहे हैं हो सकता है कि बहुत फैशनेबल नहीं हो, लेकिन फैशन आता जाता है। सच जो है वो फैशन की चीज नहीं है। अच्छी भाषा फैशन की चीज हमेशा रहेगी। अच्छा बोलने वाले लोग और अच्छा लिखने वाले लोग, वो हो सकता है कि बहुत तरह के एक तरह से फेजेस आते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि इंग्लिश का जमाना था और जी न्यूज और सारे चैनल जबरदस्ती अंग्रेजी ठेल रहे थे हिंदी के भीतर, और जो हिंदी के भास्कर जैसे अखबार थे वो आधा हिंदी आधा अंग्रेजी लिख रहे थे। अब उस दौर में हम सब ने ये ऑलमोस्ट मान लिया था कि ये बाजार का दबाव है और हिंदी अब तो ऐसी ही रहेगी, अब कुछ नहीं हो पाएगा। छोटी सी एक चीज हुई कि कौन बनेगा करोड़पति वाले ने अचानक आप ये कल्पना करिए गौतम जी कि मैं जब लंदन में था तो हम एक प्रोग्राम बना रहे थे जिसमें कोशिश ये करते थे कि हिंदी और उर्दू के लोग मिलकर एक साथ काम करें और उसको इस तरह की भाषा उसकी हो, उसकी जुबान ऐसी हो कि दोनों जगह वो चल जाए, वो आसानी से लोग समझ जाएं। तो मैंने लिखा कि ये बहुत कठिन इम्तिहान है, लिखने की जगह कठिन परीक्षा है, कहीं मैं लिख गया। तो फिर मैं उर्दू वाले साथी के पास जो कि लाहौर का था, पाकिस्तान का, उससे पूछने गया कि भाई ये परीक्षा लिख दिया मैंने गलती से, इसको इम्तिहान कर दें क्या परीक्षा को? क्योंकि हमारे यहाँ इम्तिहान सब लोग भारत में भी समझते हैं और पाकिस्तान में भी समझ जाएंगे, पाकिस्तान में शायद लोग परीक्षा न समझें, तो इसको मैं इम्तिहान कर दूं क्या? तो ये अनुराग आपके सवाल का जवाब है। उस आदमी ने कहा कि अरे हम लोग तो रोज रात को 9 बजे अमिताभ बच्चन का हार्दिक अभिनंदन सुनते हैं, आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, हम खूब समझते हैं परीक्षा, रहने दीजिए। तो अब आप ये समझिए कि अमिताभ बच्चन का हार्दिक अभिनंदन जो है वो कब आया? वो उस दौर में आया जब गौतम जी आपको याद होगा कि लोग मान चुके थे कि अब हिंदी का सत्यानाश होना तय है और इसमें अंग्रेजी घुस जाएगी। उसमें एक अच्छी चीज हुई, किसी ने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी एक शो के लिए, और वो आप देखिए कि पूरे एक तरह से भाषा जो है दोबारा समझ में आया कि
अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। हालांकि वो पत्रकारिता के लिए अच्छी हिंदी नहीं है, वो काफी बनावटी हिंदी है जिसको अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, लेकिन हिंदी है। कम से कम वो अंग्रेजी की जगह हिंदी बोल रहे हैं, और गलत हिंदी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो एक तरह की बनावटी सी हिंदी है। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि उसने हिंदी को, केवल उसी ने नहीं किया, और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आप ये जब निराश हो रहे होते हैं कि ऐसी आक्रामक भाषा हो रही है, तब आप देखेंगे कि कोई अच्छा कार्यक्रम जिस दिन आप देखेंगे किसी दिन टीवी पर, या कोई किसी अच्छा बोलने वाले व्यक्ति को सुनेंगे, तो आपको तुरंत एहसास होगा कि ये बहुत रिफ्रेशिंग है, ये बहुत बेहतर है उस चिल्लाने वाले व्यक्ति की तुलना में। तो ये आप खुद करेंगे तो ये एक तरह का मतलब वातावरण बदलेगा, माहौल बदलेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतनी चिंता की बात है, आक्रामकता और हिंसा बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए और बहुत जरूरी है कि आपकी भाषा और संयत हो, और संतुलित हो, और सौम्य हो, और शांत हो। तो ये करें, मतलब ये दायित्व तो है ऐसे माहौल में कि सब लोग अच्छी भाषा में एक दूसरे से संवाद करें। जी सर धन्यवाद सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन सर मैं और लिख चुका हूँ, और सर कि जिसमें आपने एक चीज चर्चा किया था कि 200 शब्द ऐसे हैं जिसे मैं गिना सकता हूँ, और अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो कल शायद किसी एंकर या फिर किसी रिपोर्टर के पास इसके अलावा कोई शब्द नहीं बचे। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आखिर इसकी जरूरत हमें या फिर हमारे मीडिया जन को क्यों पड़ी? नहीं, वही तो मैं आपको उस समय कह रहा था ना कि अगर आप देश को, समाज को, राजनीति को, कृषि को, खान पान को, संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने इतिहास को, अपने भूगोल को, इन सब बातों को जब आप उनसे कट जाते हैं, तो आपने आपके पास बची हुई पूंजी यही है कि एक बंद कमरा है, उसमें उसी करेंसी में सारा काम हो रहा है, जो चल रहा है, उसी मुद्रा में आप दूसरे से न कुछ ले रहे हैं, न दूसरे को देने के लिए आपके पास कुछ है। तो वही 200-400 शब्द हैं जो घूम रहे हैं, और उसी को लोग चीख के चिल्ला के एक दूसरे के साथ रिपीट कर रहे हैं। तो वो जैसे ही आप देखेंगे ना कि टीवी में और पत्रकारिता में हुआ क्या है, हुआ ये है कि आप क्या देखते हैं, और आपको, है ना, आप क्या खेत देखते हैं, आप अभी मतलब आप न खेत देखते हैं, ना आप किसान देखते हैं, ना आप स्कूल देखते हैं, ना अस्पताल देखते हैं, आप एंकर देखते हैं। तो एक एंकर है वो टीवी के बारे में मेरी बात हो रही थी किसी बहुत नामी गिरामी पत्रकार से, तो उन्होंने कहा कि हम अब जो है वो बहुत शानदार एक चैनल लॉन्च करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि टीवी चैनल होगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन बताइए उसमें क्या क्या अच्छा करना चाहिए। मैंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो टीवी को खराब रेडियो से टीवी पर ले आइए। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर लेंगे। टीवी देखने का माध्यम है, और टीवी पे आपको दिख ही नहीं रहा है कुछ। खराब रेडियो इसलिए कि बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं और किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको। तो अच्छा रेडियो होता है तो उसमें एक व्यक्ति बोलता है एक बार में, और उसको बाकी लोग सुनते हैं। टीवी एक तरह का खराब रेडियो है, तो उसको पहले तो टीवी बनना होगा, उसको लोगों का उसको दिखाना होगा आपको। आप अभी ये होता है कि एक आदमी कुछ बोल देता है, वो बयान होता है, उसके बाद 8 खिड़कियां खुल जाती हैं और सब लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं। टीवी पे फीचर कहाँ है? टीवी पे गांव कहाँ है, स्कूल कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, पानी कहाँ है? तो वो जब आप देखेंगे तो आप दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर चले जाइए और वहां के खेत में बैठे हुए आदमी से बात करिए, आपकी भाषा अपने आप समृद्ध हो जाएगी। बात ही नहीं करते टेलीविजन वाले, किस आदमी से बात करते हैं? किसी से बात नहीं करते। 8 चिल्लाने वाले लोगों को जुटा लिया उन्होंने, और एक आदमी उनके ऊपर चिल्ला रहा है। तो भाषा अपने आप समृद्ध हो जाती अगर आप बुंदेलखंड की भाषा सुनेंगे, आप ब्रज भाषा सुनेंगे, अगर आप
मैथिली सुनेंगे, मगही सुनेंगे, भोजपुरी सुनेंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा कि ये बात इस आदमी ने कितने दिलचस्प तरीके से कही। आप राह चलते लोगों से बात करिए, आपको समझ में आएगा कि वो आपकी भाषा में कितना कुछ जोड़ जाते हैं, लेकिन टीवी वाले नहीं जोड़ पाएंगे आपकी भाषा में कुछ, क्योंकि उनके पास नहीं है। उनके पास भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास इस देश के इतिहास, इस देश के समाज, इस देश की संस्कृति, उससे वो कंप्लीटली पूरी तरह से कट चुके हैं, इसीलिए वो रिपीट करते हैं। आपने जो पूछा ना कि रिपीट करने की वजह क्या है, वो ये है। जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि राहुल। जो कई बार आपने जैसे बताया कि जैसे कुछ लोगों के नाम के आगे जी लगाते हैं, उसके नाम के पहले श्री लगाते हैं, और कुछ लोग के नहीं लगाते। लेकिन बीते समय ऐसी भी घटनाएं घटी है कि जैसे अपराधी जो होते हैं, नाम के आगे भी आदरणीय सूचक जैसे जी, श्री, ये सब का भी प्रयोग होने लगता है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि कौन करता है, क्यों करता है, लेकिन एक जरूरी चीज है कि अपराधी, आतंकवादी और उनके नाम के आगे जी मतलब पत्रकारिता में कौन लगा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक जरूरी बात यह है कि आपको ये आतंकवादी और अपराधी, इन सब लेबलों का, इन सब चिप्पियों का बहुत सतर्कता से इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तब तक कोई अपराधी नहीं है। एक ये जानना चाहिए हर पत्रकार को, ये जिम्मेदारी है आपकी। आतंकवादी जो है वो अपने आप में बहुत एक विचित्र चीज है, जिसको बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। आपको याद होगा कि नेपाल एक नेता हुआ करते थे, उनका नाम था पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। तो अब पुष्प कमल दहल प्रचंड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और अब मैं उनको कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे कह रहा हूँ, प्रसारण करूंगा तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे ही कहूंगा, क्योंकि बाद में वो नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए तो महामहिम भी हो गए। तो कल आप उनको आतंकवादी कह रहे थे, आज उनको महामहिम कह रहे हैं। तो ये इस तरह के विशेषणों से आप जहां तक हो सके बचें, उनका जो सही नाम है बस उतना बता दें, और श्री और जी किसी के आगे ना लगाएं, लेकिन किसी का अतिरिक्त असम्मान भी ना करें। ये एक जो अतिरिक्त असम्मान की चाहत है ना, वो टीवी चैनलों के पास बहुत ज्यादा है कि ये किसी को भी आप देशद्रोही घोषित कर दें, किसी को भी आतंकवादी घोषित कर दें। ये सब आतंकवादी आदमी तब होगा जब वो टेरर चार्जेस में कन्विक्ट हो जाएगा, उसके पहले कोई आतंकवादी नहीं। 50 लोग हैं जिनके ऊपर आतंकवाद के आरोप लगते हैं और उसके बाद वो बेकसूर होते हैं, बरी हो जाते हैं। तो जरा ये जो है ना, जो मैंने कहा संयत होना, संतुलित होना, ये बहुत आवश्यक है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, जो लोग इसी वजह से उनके ऊपर अपराध के आरोप लगे हैं तो उनको जेल में भी बंद होना पड़ा, लेकिन फिर जब बाहर निकलते तो उनके नाम के आगे भी उस तरह अनादर किया जाता है। नहीं, बाहर निकलने के बाद भी देखिए किसी भी व्यक्ति का, अब मान लीजिए कि कुलदीप सेंगर का केस है फॉर एग्जांपल, वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नाम के आगे उनके बहुत लोग श्री लगाते रहे, और उसके बाद परसों से आप कल से बदल देंगे पकड़ा गया। कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी हुई, कुलदीप सेंगर पकड़े गए, ये कहने में हम उनका पकड़े गए कह के कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त असम्मान करने की भी आवश्यकता नहीं कि कुलदीप सेंगर पकड़ा गया। कल तक आप कह रहे थे कि मंत्री जी आए, उनका स्वागत, अभिवादन, तो ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपकी भाषा हमेशा ऐसी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कभी नाम के आगे श्री लगाना, अब कभी किसी के आगे नहीं लगाना, किसी का हटा देना, किसी का नाम बिगाड़ के बोलना, ये सब चलन जो है वो बढ़ता जा रहा है मीडिया में, जिसको कि बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल चिराग झा की तरफ से भी आया है, राहुल। चिराग जी सर। हाँ, चिराग। जी सर, मेरा ये सवाल है कि जो भी पत्रकार आज के वक्त में कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, और जो पाठक और दर्शक हैं वो बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ वो सही कर रहे हैं और कुछ कहते हैं कि हाँ वो गलत कर रहे हैं।
तो क्या भारत में आज के वक्त में कोई ऐसी संस्थान नहीं बची है जो ये निर्धारित कर सके कि पत्रकारिता में भाषा की मर्यादा क्या है, और वो पत्रकारों को इस बात का एहसास दिला सके कि हाँ, अब आप मर्यादा को लांघ रहे हैं, अपने मर्यादा में रहकर पत्रकारिता करिए और उसकी गरिमा को बचा कर रखिए? ये दुर्भाग्य है कि और ऐसा कोई संस्था नहीं कर सकती। ऐसा लोगों को ही करना पड़ेगा, जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी, और जो पत्रकारिता के दूसरे सिरे पर हैं, यानी कि जो दर्शक, श्रोता और पाठक हैं, ये सब लोग। जैसे कि अब ये मुझे लगता है कि ये बेचैनी बढ़ी है और लोगों को ये समझ में आने लगा है कि ये अच्छी भाषा नहीं है, और ये मर्यादित नहीं है, और ये संयत नहीं है, संतुलित नहीं है, सही नहीं है। ये लोगों को आने लगा है समझ में। लेकिन अभी ये है, लोग मनोरंजन के माध्यम के तौर पर देखते रहेंगे, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। तो जो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी जो राय है उसको और पुख्ता तरीके से जो रीइंफोर्स कर रहा है, उसको मजबूती दे रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं जिस बात को ठीक समझता हूं उसको चुनौती देने वाली कोई भी बात जो है वो गलत है। जबकि ये दोनों ही गलत अप्रोच है किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। जो आपको पसंद नहीं है वो भी हो सकता है कि सही हो, और ऐसा हमेशा होता है। तो जो आपको पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। तो अपनी अपनी पसंद से मनभावन समाचार देखने के जो ये कैंप बन गए हैं, तो हर तरफ से नुकसान है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक खास तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं और दूसरे लोग दूसरी तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन दोनों का वो सत्य से विचलन है, दोनों हटे हुए हैं। जहां पे जैसे मिसाल के तौर पर आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि सरकार की आलोचना करें और खूब करें, भरपूर करें, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो। जो देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, वो उसका एक पूरा ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक परिदृश्य है। और जैसे ही आप चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, सही कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आप अपने आप संतुलित हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के ये मामले हुए, लेकिन अब आपका अगला ही वाक्य होगा, लेकिन ये नया नहीं है। भारत के इतिहास में शुरुआत से 1950 के दशक से ही घोटाले होने शुरू हो गए। ये इसका सही कॉन्टेक्स्ट है कि घोटालों की शुरुआत पहली सरकार बनते ही, नेहरू के सरकार में ही जो जीप घोटाला हुआ, टीटी कृष्णमाचारी को टीटी को हटना पड़ा, बाकी सारी चीजें हुई। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है और पहले भ्रष्टाचार नहीं था। ये एक गलत अप्रोच होगा। वो इसलिए क्योंकि आपको ये सरकार पसंद हो या ना पसंद हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, संयत है कि नहीं, और उसके आगे पीछे की बात आप जानते हैं कि नहीं, पूरी बात जानते हैं कि नहीं। पूरी बात जैसे ही आप करेंगे, अब जैसे लोगों ने कहा कि न्यायपालिका का दुरुपयोग हो रहा है, तो इंदिरा गांधी के जमाने के जजमेंट भी तो आपको देखने पड़ेंगे। जब इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, तो आप ये नहीं कह सकते कि न्यायपालिका के दुरुपयोग पे आप निश्चित रूप से बहस कर सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन इस सजगता के साथ कि उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसकी एक जब भी बहुत मजबूत सरकार होगी, तब वो सरकार जो दूसरे हिस्से हैं उसके हित में है कि वो दूसरे हिस्से उतने मजबूत ना हो, क्योंकि वो हमेशा होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र को समझने की बात है। तो जैसे ही आपकी समझ में गहराई आएगी, वैसे ही ये सही गलत का ब्लैक एंड व्हाइट खेल बंद हो जाएगा। आपको सारी
बहुत अच्छा लग रहा है और ये बुरा लग रहा है। आप सही गलत के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देख ही नहीं रहे हैं, पसंद नापसंद के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। जी पत्रकार का काम चीजों को उसके पूरे परिदृश्य में देखना, समझना और समझाना होता है। जी धन्यवाद। बदलेगा और इसको हम ही लोग बदलेंगे। आप भी बदलेंगे, मैं भी बदलूंगा, सब लोग जो यहाँ हैं ये बदलेंगे और वो ऐसे बदलेंगे कि वो आप जैसे जैसे सच के नजदीक जाएंगे, जैसे जैसे फुल कॉन्टेक्स्ट के नजदीक जाएंगे, जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे चीजों के, वैसे वैसे आपकी गहराई भी बढ़ेगी और ये जो बाइनरी है कि सही और गलत, पसंद और नापसंद, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है जैसे जैसा टीवी दिखाता है। तो जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग जानेंगे, समझेंगे और उनको जानना और समझना उनका आप जैसे लोगों पर निर्भर है जो आगे पत्रकार होंगे भविष्य में पढ़ाई को पूरा करने के बाद। तो उनको पूरी बात बताना, जैसे ही आप पूरी बात बताएंगे, जैसे ही आप पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वो बात पसंद नापसंद और सही गलत से निकल के एक अलग जानकारी, सूचना और समझ के दायरे में चली जाएगी। अभी अभी समझ का ही मुद्दा है कि लोग समझ नहीं बनाना चाहते, अपनी समझ को बदलना नहीं चाहते। वो जो पसंद है वो पकड़ लिया, जो नापसंद है वो खराब है। इस तरह की बाइनरी में यानी फंसे हुए हैं कि या तो काला है या सफेद है। लेकिन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो दुनिया के जो रंग हैं, सारे रंग, उनको कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आक्रामकता जाएगी। धन्यवाद सर। तो अब सभा समाप्त की जाए और राहुल धन्यवाद ज्ञापन का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन आप कीजिए। जी जी, तो सब ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेश सर, जो आज का हमारा जो विषय था कि पत्रकारिता की भाषा कैसी होनी चाहिए, उस पर आपने
विस्तार से आपने इस पर विवरण दिया, हमें इस पर अवगत कराया, हमें ये भी बताया कि कैसी हमारी भाषा होनी चाहिए एक पत्रकार के तौर पर। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत बता पाया हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप इस सेशन के बाद सोचेंगे। अगर आप सोचना शुरू कर दें भाषा के बारे में और सजगता रखें कि याद रखें कि भाषा बहुत अहम है और उसकी बहुत अहमियत है। बस इतना इतना अगर मैं आज कर पाया हूँ तो मैं समझता हूँ कि ठीक रहा। सर, दो टूक सर मैं आपके लिए और आपके पूरे सर बीबीसी टीम के लिए मैं कहना चाहूंगा सर कि आज भाषा की मर्यादा जो पूरे भारत में खासकर खोई जा रही है या करने की कोशिश में लगे हैं लोग, तब बीबीसी एक ऐसा संस्थान है जो भाषा की मर्यादा को बरकरार रख के और हम जैसे भविष्य के पत्रकार को सीखने और सहजता और संयत बरतने को सिखाती है। मैं जब बीबीसी का बेल बजता है मेरे फोन में कोई भी स्टोरी आता है तो मैं उसे पढ़ता हूँ और वहां पे मुझे लगता है कि हाँ, तो मेरे लिए भाषा के हिसाब से आज भी एक गुरु के रूप में बीबीसी हिंदी सर्विस तो दे ही रहा है, लेकिन मैं उन्हें गुरु के तौर पे मानता हूँ और आज भी मैं बीबीसी से भाषा को लेकर सीखता हूँ और उम्मीद है कि आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन रहेगा तो मैं सीखता रहूंगा। धन्यवाद, वाह, बहुत वाह। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का काफी बहुत। सही कहा अनुराग आपने। तो बहुत इस बात में सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ठीक है। जो कार्यक्रम के आप लोगों का संरक्षक भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। सुभाष गौतम सर और हमारे आयोजक साथियों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, और हमारे जितने भी सारे साथी जो यहाँ पे समय निकाल कर आए हैं आपको सुनने के लिए, इस विषय के बारे में और जानने के लिए, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और इसी के साथ ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। फिर हाजिर होंगे अगले रविवार को किसी नए विषय के साथ, नए वक्ता के साथ, उस पर ढेर सारी चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद गौतम जी।